हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबों के बीच हम एक ऐसा क्लास लेकर आए हैं जिससे आपको 20 से 25 क्वेश्चंस आपको 100% बोर्ड एग्जाम इससे पूछते ही हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जो है ना अंत तक जरूर बने रहेंगे। अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आज आपको जो है ना 20 से 25 नंबर आपको हम कंसेप्ट के साथ आपको हम दे देंगे। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला से आ जाएगा। कितना बाबू? 20 से 25 क्वेश्चंस जो है ना आपके फॉर्मूला से आ जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रोहित कुमार जी, और उसके बाद नीरज कुमार, बहुत बहुत सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है बाबू। पल्लवी यादव, तन्नू कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का बाबू। आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं बाबू। आज आपके बीच आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आज हम आपके बीच 20 से 25 क्वेश्चंस आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना पूरा के पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि ऑब्जेक्टिव सेशन, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके, सबसे पहले आपको 30% जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वह फॉर्मूला से होता है। किससे होता है बाबू? तो फॉर्मूला से होता है। बाकी बात जो है ना 70% क्वेश्चन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव आपके बीच 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से मिल जाएंगे, और 70 क्वेश्चन जो है ना आपको थ्योरी से मिल जाएगा, यानी कि जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको लाना होगा। तो आपको जो है ना 70% आपको जो है ना वो आपको सोल्यूशन करना होगा, और वो भी अगर आप फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो वो भी आपका गया। तो इसीलिए बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और आज हम बेसिक पूरा फॉर्मूला कंसेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरा नंबर ले लेंगे 62 020 31 227, और इस पे आप हाई लिख के SMS करेंगे, क्योंकि आज का जितना भी क्लास होगा सभी को आज आपको PDF मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। आज का जितना भी क्लास होने वाला है वो सभी क्लास आपको जो है ना मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 किसका बाबू? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू किसका? तो चैप्टर 1 का। किसका? चैप्टर 1 का। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट्स बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर 1 आपके बीच क्या है? तो वास्तविक संख्या है। क्या बाबू? वास्तविक संख्या है। क्या है बाबू? वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है बाबू, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में बाबू? प्राकृत संख्या के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। तो एक बार सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जान जाते हैं कि प्राकृत संख्या एक्चुअली हम लोग कहते किसको है। प्राकृत संख्या एक्चुअली हम लोग कहते किसको है? तो आप कह सकते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। आप बताइए कि सर फॉर्मूला यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं क्या? नहीं बाबू, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस जो बनते हैं आपको यहाँ से बनते हैं, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका अनंत तक। तो क्वेश्चन सर कैसे पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन बाबू ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा कैसे पूछे जाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या। क्या बाबू? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है बाबू? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगा, बिल्कुल बिल्कुल एक होगा। तो क्वेश्चंस आपको इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, दो या दो से, सॉरी, दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा क्या होगा? दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा क्या होगा बाबू?
दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे बाबू, एक बार सभी स्टूडेंट्स। दीपक कुमार, जूही कुमारी, रंगीला कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का बाबू। प्रिंस यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। बिल्कुल बिल्कुल एक होगा। अब इसको समझ लीजिए कैसे एक होगा, इसके बारे में समझ लीजिए। कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, जैसे मैंने 5 और 6 का मौसा निकाला, किसका निकाला बाबू, तो 5 और 6 का, तो इसका भी अगर हम मौसा आप निकालते हैं तो क्या होगा, क्या होगा बाबू, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। इसका जो मौसा होगा वो एक ही होगा। कोई भी दो लगातार संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं, कोई भी दो लगातार संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं तो 100% एक ही होगा। कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा अगर आप निकालते हैं तो 100% क्या होगा बाबू, तो 100% एक ही होगा। अब हम लोग एक बार ही आ जाते हैं कहाँ बाबू, तो पूर्ण संख्या की ओर आ जाते हैं। कहाँ बाबू, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से भी क्वेश्चंस आपके बीच पूछे जाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू, तो प्राकृत संख्या से पहले, प्राकृत संख्या से पहले, प्राकृत संख्या से पहले शून्य शामिल हो जाए, प्राकृत संख्या से पहले शून्य शामिल हो जाए, शून्य शामिल हो जाए तो वे संख्या, तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। यह अनंत का चिन्ह है बाबू। क्या बाबू, यह अनंत का चिन्ह है। तो इसमें क्वेश्चंस आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा बाबू, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा बाबू, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बाबू, कमेंट्स करेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे बाबू। रोहित, जूही, पल्लवी, उसके बाद कौन है, उसके बाद बाबू निक्कू, दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का बाबू। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बाबू, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं अशून्य, अशून्य, अशून्य दो लगातार, अशून्य दो लगातार, अशून्य दो लगातार पूर्ण संख्या का मौसा, पूर्ण संख्या का मौसा, पूर्ण संख्या का मौसा, यानी कि शून्य के छोड़ के कोई भी दो लगातार संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं तो उसमें आपको 100% एक ही होगा। क्या होगा बाबू, 100% एक ही होगा। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। तो क्लियर है बाबू, आगे बढ़े हम लोग, एक बार कमेंट्स करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, क्लियर है बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे बाबू, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कमेंट्स करेंगे बाबू। यस सर, यस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू, आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बार हम चले आते हैं कहाँ बाबू, तो एक बार हम चले आते हैं, अब हम चले आते हैं सम संख्या की ओर। सम संख्या क्या बाबू, सम संख्या। तो सम संख्या से क्वेश्चंस रहते हैं, जितने टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं उन सभी टॉपिक्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं फॉर्मूला में। इसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर 7 तक हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। वे सभी संख्या, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जो दो से पूर्णतः, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू, सम संख्या कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 और अनंत तक। कहाँ तक बाबू? अनंत तक। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है बाबू, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। अब इसमें क्वेश्चंस आपको बीच क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इस पे थोड़ा समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है बाबू? तो सबसे छोटी सम संख्या जो है ना वह 2 है। क्या है बाबू? 2 है। सबसे छोटी जो सम संख्या है वह क्या है बाबू? तो सबसे छोटी सम संख्या जो है ना वह 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दो लगातार सम संख्या का मौसा। तो कोई भी दो लगातार अगर सम संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं तो 100% 2 ही आएगा। क्या आएगा बाबू? बिल्कुल बिल्कुल 2 ही आएगा। कोई भी दो लगातार सम संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो 100% 2 आएगा। जैसे हमने आपके बीच 12 और 14 का मौसा निकाला, तो 12 इकाई 12 2 और यहाँ 12 2 छक 12, यानी मौसा कितना हो जाएगा बाबू? तो मौसा 100% कितना हो जाएगा? तो मौसा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मौसा। तो कोई भी दो लगातार अगर सम संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं तो 100% क्या हो जाएगा बाबू? 100% आपका 2 ही होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में, और आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आज नहीं है बाबू, आज नहीं है, सब दिन नहीं होता, सिर्फ रविवार के पैसा वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है बाबू, आप सभी स्टूडेंट्स को आज हम इतना चीज कंसेप्ट के साथ क्लियर कर देंगे कि आज आपके 20 से 30 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएंगे, 20 से 25 नंबर जो है ना आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। तो इसमें सम संख्या से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जो कि आपके लिए VVI है। सबसे छोटी सम संख्या या दो लगातार सम संख्या का मौसा, आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद एक चीज और आपके बीच पूछे जा सकते हैं, सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप इसमें कौन हो जाता है बाबू? तो सम संख्या का रूप हो जाता है 4n 2n 4n 6n, उसके बाद 8n, इस प्रकार के कोई भी हो सकता है। इसमें आपको QP वगैरह वगैरह कुछ भी लग सकता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, सम संख्या का जो रूप होता है वह 2n 4n 6n या 8n, इसमें MPQR कुछ भी लगा हो सकता है। ठीक है बाबू, क्लियर आप सभी स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बढ़ते हैं बाबू विषम संख्या की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं बाबू? तो विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आज हम सभी चीजों को क्लियर करेंगे। बहुपद का भी क्वेश्चन समझ लेंगे, बहुपद का भी क्वेश्चन समझ लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए। तो वे सभी संख्या जो दो से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? विषम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार के जितने भी संख्या है, वो सभी संख्या क्या होते हैं बाबू? वे सभी संख्या जो होते हैं विषम संख्या होते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस आपके बीच क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले आ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या बाबू? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा बाबू? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 होगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आ सकता है, दो लगातार यहाँ विषम न होगा, सबसे छोटी विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या का मौसम, विषम संख्या का मौसम। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसम भी 1 होगा। कोई भी अगर आप दो लगातार विषम संख्या का मौसम अगर आप ज्ञात करते हैं तो उसका मौसम 100% क्या होगा बाबू? तो 100% क्या होगा? वह आपके बीच 2 ही होगा, 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर? आप लोग एक बार कमेंट्स करेंगे सभी स्टूडेंट्स? चलिए
किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? उम्मीद है कि नहीं होगा, उम्मीद है कि नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत स्वागत है मिट्टू जी, जूही, दीपक, बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है बाबू। चलिए रंगीला कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस आपके बीच और भी पूछे जा सकते हैं। विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है। तो विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है बाबू? तो विषम संख्या का रूप हो सकता है आपका, हो सकता है और 2q+1 हो सकता है, 2q+3 भी हो सकता है, 4q+1 हो सकता है, 4q+3 हो सकता है। इस प्रकार के विषम संख्या का रूप हो सकता है। विषम संख्या का रूप इस प्रकार का हो सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। क्लियर है बाबू? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। क्लियर है आप लोग? चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू। चलिए निधि कुमारी, आयुष कुमार, मिट्टू कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आपके बीच क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या और विषम संख्या और विषम संख्या और विषम संख्या का योग, योग मतलब जोड़। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है बाबू? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है बाबू? तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना है बाबू? 1 है। तो 2 गो और 1 गो कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। अब उसके बाद पूछा, ये भी क्वेश्चन आपके बीच जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या बाबू? गुणनफल यानी 2 गुने 1, 2 गुने 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 गुने 1 यानी कि 2 हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है कुंदन कुमार जी, न्यू स्टूडेंट्स आप, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। बहुत बहुत स्वागत है बाबू। चलिए सॉफ्ट स्टडी सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़े। अब आपकी विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या बाबू? भाज्य संख्याएं से आपके बीच क्वेश्चंस आ सकते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या से आपके बीच क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो वे सभी संख्या, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा कोई एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा कोई भी एक अन्य संख्या से कट जाएगा उसे हम लोग कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ... अनंत तक। ... क्या होगा?
अनंत तक हो जाएगा। देखिए बाबू, इनमें सभी क्वेश्चंस जो लिए हुए हैं, सभी एग्जाम्पल्स जो लिए हुए हैं, वो एक एवं स्वयं के अलावा कोई ना कोई दूसरा संख्या से कट रहा है, कोई ना कोई दूसरा संख्या से यह सभी कट रहे हैं, इसीलिए इसको उदाहरण में लिया गया है। अब इसमें क्वेश्चंस आपके बीच क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा बाबू, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, निम्न में कौन भाज्य संख्या है, निम्न में कौन जो है ना वह भाज्य संख्या है, निम्न में कौन भाज्य संख्या है, यह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके बीच ऑप्शंस दे देंगे इस प्रकार, 41, दूसर का 51, तीसर का 61 और चौथा 71। क्या होगा इसका सही जवाब, एक बार सभी स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट्स करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब, कि निम्न में कौन जो है ना वह भाज्य संख्या है, इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है। निम्नलिखित में कौन आपके बीच भाज्य संख्या लग रहा है, 1, 2, 3 और 4, क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल दीपक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल B51, बिल्कुल बिल्कुल। तो 51 जो है ना, 51 जो है ना वह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कौन होगा, या आपको निम्न में कौन जो है ना वह आपको भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज अंत तक बने रहेंगे। आपको बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो आपको आज 20 से 25 मार्क्स आज आपको कंप्लीट हो जाएगा। 20 से 25 मार्क्स आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका हम गारंटी देते हैं, इसका हम गारंटी देते हैं कि आज के वीडियो में हम आपको ज्यादा जो है ना, हम दूसरे के जैसा नहीं है कि कुछ कोई भी बात को फेंक देते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम आपको प्रूफ के साथ देते हैं, प्रूफ के साथ आपको हम कंसेप्ट के साथ देते हैं, कंसेप्ट के साथ आपको हम तैयारी करवाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस रहेंगे तो रहेंगे। आप लोग कहीं भी जाकर कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट लीजिए, और आज का जो हम क्लास कराने जा रहे हैं, आज का क्लास अगर आप पूरा कर लीजिए और किसी भी क्वेश्चन बैंक को आप पकड़िए, उसमें से अगर 20 से 25 ऑब्जेक्टिव का अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तब हमको कहिएगा। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला से, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप 20 से 25, वो भी आप 10 से 15 मिनट में आप कर पाएंगे, 10 से 15 मिनट में आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अभाज्य संख्या की ओर। किसकी ओर बाबू, तो अभाज्य संख्या की ओर, अभाज्य संख्या की ओर। तो अभाज्य संख्या क्या है बाबू, तो अभाज्य संख्या क्या है, तो वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा कोई भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, कोई भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, एक नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19 भी होगा, 17 के बाद 19, 23, इस प्रकार के जो भी संख्या होंगे वे सभी के सभी जो होंगे वह अभाज्य संख्या होंगे, वे सभी के सभी जो होंगे वह अभाज्य संख्या होंगे। आज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आज 20 से 25 क्वेश्चंस जो है ना आज आपको कंसेप्ट के साथ मैं क्लियर कर दूंगा, कंसेप्ट के साथ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सिर्फ फार्मूला से हम आपको इतना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बाबू, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। इसमें अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चंस आपके बीच कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे छोटी इसमें पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बाबू, तो 2 है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह कौन है बाबू, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। अब इसमें आपको ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि दो लगातार अभाज्य संख्या का मौसम,
इसमें यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो लगातार आभाज्य संख्या, किसी भी दो लगातार आभाज्य संख्या अगर आप औसत निकालते हैं तो 100% एक ही होगा, 100% एक ही होगा। कंसेप्ट के साथ आपका क्लियर हो जाएगा बाबू। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। तो दो लगातार आभाज्य संख्या का जो मौसा हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, एक हो जाएगा, बिल्कुल एक हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आपके बीच पूछे जा सकते हैं कि निम्न में कौन जो है ना, कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन जो है ना वो अभाज्य संख्या है। अब आपके बीच ऑप्शन नंबर ए जो हम दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं 51, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना 81, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वह हो जाएगा 61 और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना 91। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करेंगे, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। निम्न में कौन अभाज्य संख्या 51, 81, 61 और 91, क्या होगा बाबू इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बेहतरीन आप लोगों ने जवाब दिया 61। 61 जो है ना, 61 जो है ना बिल्कुल अभाज्य संख्या, बिल्कुल अभाज्य संख्या। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बाबू, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आपके बीच एक और क्वेश्चन आपके बीच आ सकता है, एक और क्वेश्चन आपके बीच आ सकता है कि सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का योग, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है बाबू? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2। तो 4 2 6। यहाँ योग के जगह पे गुणनफल भी पूछे जा सकते हैं और उसका मौसा भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस जो है ना वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके बीच पूछा जाता है। योग के जगह पे आपको गुणनफल भी बोला जा सकता है, HCF भी बोला जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग इसको कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, अभी जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हम बताने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, वह जो है ना आप सबों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सॉफ्ट स्टडी दीपक जी, उसके बाद रंगीला कुमारी, निधि कुमारी, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है बाबू, चलिए क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। आप लोग क्लियर है बाबू, आप लोग क्लियर है? आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स फेसबुक पे देख रहे हैं वह एक बार क्या करेंगे बाबू, वह एक बार जरूर से जरूर व्हाट्सएप यूट्यूब पे चले आवेंगे, यूट्यूब पे चले आवेंगे। ठीक है बाबू, कंसेप्ट के साथ क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब आपके बीच परमेय संख्या, आप क्या समझेंगे बाबू? परमेय संख्या को समझेंगे। तो परमेय संख्या क्या है बाबू? तो परमेय संख्या को समझेंगे हम लोग। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या क्या है? तो आप कह सकते हैं वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में वे सभी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का जो मान होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं 0 भी परमेय संख्या, 2 भी परमेय संख्या, 1/2 भी परमेय संख्या, 8 भी परमेय संख्या, 8/12 भी परमेय संख्या। तो इस प्रकार के कोई भी संख्या आपको दिखेगा वो सब के सब जो है ना, वे सब के सब जो है ना वह परमेय संख्या है। अब एक चीज और आपको कंसेप्ट के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको कभी कभी इस प्रकार की भी संख्या दिख जाएंगी, जैसे √8/√2। तो इस प्रकार के भी संख्या जो होंगे ना, इस प्रकार के भी जो संख्या होंगे, ध्यान दीजिएगा एक बार, तो इस प्रकार के भी जो संख्या होते हैं ना वो भी आपका, इस प्रकार के भी जो संख्या होते हैं वो भी आपका परमेय संख्या हो सकता है। कैसे? जैसे √8 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 होगा, अब बटा √2,
रूट दो कट गया, क्या बच गया बाबू 2। इसका मतलब क्या होगा कि √8/2 जो है ना, √8/√2 जो है ना वो एक परमेय संख्या है। क्या है बाबू, वो एक परमेय संख्या है। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स फेसबुक पे देख रहे हैं वो आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज लिखकर यूट्यूब पे सर्च करके आ सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे अब हम आपके बीच अगला क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपके बीच अगला क्वेश्चंस लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, √32/√2। तो √32 का क्या हो जाएगा बाबू, तो 4√2 हो जाता है और बटा √2। तो कभी कभी आपको सॉल्व भी करना हो सकता है। अब 4 क्या है, तो 4 तो एक परमेय संख्या है। क्या है, 4 तो क्या है, तो 4 तो है परमेय संख्या। तो इस प्रकार की भी संख्या कभी कभी परमेय हो सकते हैं, क्योंकि उसका सोल्यूशन जब आप निकालिएगा तो वह आपका 4 होगा। सोल्यूशन जो उसका निकलेगा वह परमेय संख्या हो गया। मान लेते हैं वह लिखा हुआ जो है ना वह अपरमेय संख्या के रूप में है, लेकिन वह परमेय संख्या हो सकता है। लेकिन वह परमेय संख्या हो सकता है क्योंकि जब उसका सोल्यूशन आप कीजिएगा तो वह परमेय संख्या के रूप में आता है। क्या बाबू, परमेय संख्या के रूप में आता है। तो कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। परमेय संख्या का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। अब आपके बीच जो दिया हुआ है वह अपरमेय संख्या है। क्या है बाबू, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके, लिखा ना जा सके, लिखा ना जा सके। तो इसमें तो सीधा सी बात है, इसमें सीधा सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सीधे ले लेंगे, कभी भी आपको पाई के फॉर्म में कोई भी चीज दिख जाएंगे, पाई दिख गए, पाई/2 दिख गया, उसके बाद पाई/4 दिख गया या 2 पाई दिख गया, तो सबसे पहले यह जो हो जाएंगे वह अपरमेय संख्या हो गया। पाई के साथ आपको कोई भी चीज दिख जाएगा, पाई के साथ आपको कोई भी चीज दिख जाएंगे, वह सब के सब जो हो जाएंगे अपरमेय संख्या के रूप हो जाएंगे, अपरमेय संख्या के रूप हो जाएंगे। उसके बाद जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जैसे इस प्रकार की संख्या, जैसे इस प्रकार की संख्या, कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेंगे वो भी संख्या जो हो जाएगा आपको अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो यह तो सीधा साधा है कि जिसका क्या बोलते हैं वर्गमूल ना हो, जो संख्या रूट से बाहर ना निकले, वो सभी के सभी जो संख्या होंगे वह क्या हो जाएंगे बाबू, तो अपरमेय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, अपरमेय संख्या हो जाएंगे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस जो होंगे वह सभी के सभी अपरमेय संख्या हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है बाबू। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब हम आपके बीच शांत और अशांत का जिक्र करेंगे। शांत कब होता है और अशांत कब होता है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या है बाबू, इसमें कुछ कंडीशंस है, उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे 1/2n गुने 5m के रूप में जो दिख जाएंगे वह सभी के सभी क्या हो जाएंगे बाबू, शांत हो जाएंगे। या आपके बीच 1/2n के जो फॉर्म में भी दिख जाएंगे वो भी आपको क्या हो जाएंगे, तो वो भी आपको शांत हो जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी दिख सकता है 1/5m के रूप में, इसका मतलब ही शांत हो जाएगा। यह सब रूल जो लागू होता है वह आपको अंश और हर, ध्यान दीजिएगा, अंश और हर, अंश और हर को काटने के बाद, काटने के बाद, काटने के बाद यह जो रूल काम करता है वह सभी रूल जो होते हैं वह काटने के बाद होते हैं। क्या बाबू, काटने के बाद इस रूल को जो फॉलो किया जाता है वह सभी के सभी, जैसे मैं आपके बीच हम एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे हम आपको दे दिए 12/40, तो इसको सीधे आपको नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं करना है, सबसे पहले आपको काटना है। तो यह 6, 20, 3 और 10 हो गया, यानी कि 3/10। अब 10 को आप लिख सकते हैं 3/2 गुने 5। अब यह 2 गुने 5 के रूप में दिख गया, 2 और 5 के रूप में दिख गया, तो क्या हो गया बाबू, तो यह शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या आपको शांत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बाबू, तो इस प्रकार के कोई भी संख्या अगर आपको दिख जाएंगे तो वे सभी के सभी जो हो जाएंगे वह शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, शांत हो जाएंगे। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक आपको यूक्लिड आपको जानना होता है। यूक्लिड, क्या बाबू, यूक्लिड। तो यूक्लिड क्या होता है, तो यूक्लिड होता है a = bq + r होता है, जहां
जहाँ ए के मान क्या होता है बाबू, तो जहाँ ए जो होता है, ये जो होता है वह भाज्य होता है, बी जो होता है वह भाजक होता है, क्या होता है बाबू, भाजक, और क्यू जो होता है वह भागफल होता है, क्या होता है बाबू, भागफल, और आर जो होता है वह शेषफल होता है, क्या होता है बाबू, शेषफल होता है। तो ये सभी के सभी, ए जो होगा भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल होता है। इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें आपको ए के मान दे देंगे 10, बी के मान दे देंगे 2 और सी के मान, क्यू के मान आपको दे देंगे 2, तब कहेंगे आपको आर के मान याद कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको मान डाल देना है, मान डाल देना है, और इसमें आपको जो चीज नहीं दिया हुआ उसका मान निकल जाएंगे। तो यह आपका यूक्लिड विभाजन हो गया। और कभी भी आपको चरण बाय चरण के रूप में लिखना है, जैसे यूक्लिड के एल्गोरिथम से अगर आपको मौसा निकालना होगा तो आपको वहां ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है ना वह काम में आएगा। क्या आएगा बाबू, काम में आएगा। दिलसाद जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का, कौशल जी बहुत बहुत स्वागत है, और श्रुति गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए अब हम आपके बीच समझेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूला को समझेंगे बाबू, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन फॉर्मूले बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बनेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लसा गुने मौसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लसा गुने मौसा। आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को एक चीज और लिख सकते हैं, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल भी आप लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर भी क्या हो जाएगा बाबू, तो ये भी आपका लसा गुने मौसा ही हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या को ही दो संख्याओं का गुणनफल लिखा जाता है, लिखा जाता है। तीसरा जो फॉर्मूला आपके बीच बनेगा वह बनेगा पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा बटे दूसरी संख्या, बटे दूसरी संख्या। उसके बाद आपके बीच क्वेश्चन से फॉर्मूला बन सकते हैं दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर तो हो जाएगा लसा गुने मौसा, लसा गुने मौसा बटे पहली संख्या, पहली संख्या। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या बाबू, तो आपको बहुत जरूरी है। अब आपके बीच और भी फॉर्मूला बन सकते हैं। इसमें पांचवा नंबर जो फॉर्मूला आपको बनेंगे वह बनेंगे पहली संख्या बराबर, सॉरी मौसा बराबर। तो मौसा बराबर आप लिख सकते हैं पहली संख्या, पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या अब बटा लसा। मौसा रहेगा तो लसा, लसा रहेगा तो मौसा, और लसा बराबर क्या बन जाएगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटा क्या बन जाएगा, तो बटा मौसा। तो इस प्रकार के भी फॉर्मूला बन सकते हैं। तो इस प्रकार के भी फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। तो यह कब कब लागू होता है, जब कोई तीन का मान दिया होता है और चौथा का मान आपको ज्ञात करना होता है, तब इस फॉर्मूला का प्रयोग होता है, तब इस फॉर्मूला का प्रयोग होता है। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। जब कोई तीन चीज का मान इसमें दिया हुआ रहता है और चौथा चीज आपका निकालना होता है, तो आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर है। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है बाबू। चलिए क्लियर है, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिए बाबू, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिए। क्लियर है, जो भी स्टूडेंट्स फेसबुक पे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स फेसबुक पे देख रहे हैं वह यूट्यूब पर आकर देखेंगे बाबू। यूट्यूब पर चले आइए, आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज पे आप आइए और आराम से क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़े।
अब आपका जो हो गया पहला चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर्स आपके बीच कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है बाबू? बहुपद। बहुपद के बाद हम इसी में पढ़ लेंगे द्विघात बहुपद का भी, इसी में हम फार्मूला को जान जाएंगे। द्विघात बहुपद का भी इसी में हम लोग फार्मूला जान जाएंगे। तो अभी जो हम कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाले हैं वो आपको बहुपद और द्विघात बहुपद को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स कहीं नहीं जाएंगे और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सर केमिस्ट्री का क्लास कब होगा? जब होगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। आप सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो चुके हैं। अगर आप नहीं हुए हैं तो मेरा नंबर ले लेंगे 62 020 31 227 और आप व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले शामिल हो जाइए, ताकि जो भी क्लास चलेगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन चीज बाबू? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद को, कि एक्चुअली बहुपद क्या होता है। बहुपद को इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जरूर अंत तक बने रहेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो x का ऐसा बीजीय व्यंजक, x का ऐसा बीजीय व्यंजक, x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो होता है ना, घात और ऋणात्मक हो। क्या हो? और ऋणात्मक हो, उसे आप कह सकते हैं बहुपद। बहुपद को कुछ पहचानने का तरीका भी होता है। बहुपद को कुछ पहचानने का तरीका होता है। जैसे आप बहुपद को पहले एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप 4x + 2 लिख दिए, यह बहुपद है। 9x + 4 लिख दिए, बहुपद है। 2x² + 6x + 10 लिख दिए, बहुपद है। 19x² + 10x - 2 लिख दिए, बहुपद है। लेकिन कभी आपको दिख जाएंगे x + 1/x, तो यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं। यह बहुपद क्या है बाबू? नहीं है। अब क्यों नहीं है इस पे भी हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। अब क्यों नहीं है इस पे थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का बाबू आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। अब यह क्यों बहुपद नहीं, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले बहुपद नहीं होने का क्या क्या रूल्स है इसको समझ लीजिएगा। कभी भी आपको बट्टा में x दिख जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। कभी भी जब बट्टा में आपको दिख जाएंगे तो बहुपद नहीं होगा। x के घात आपको ऋणात्मक दिख जाएंगे तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद जो है ना x का घात कभी भी आपको बट्टा में दिख जाएगा, उस कंडीशंस में भी आपको बहुपद नहीं होते। और चौथा नंबर जो रूल होता है, आपको कहीं भी x जो है ना रूट में दिख जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। यह चार रूल्स को जो भी फॉलो करेगा वह बहुपद नहीं होगा। क्या होगा बाबू? वह बहुपद बिल्कुल ही नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा। आपको इस प्रकार दिख जाए, एग्जाम्पल के तौर पे वह x + 1/x, तो यह बहुपद बिल्कुल नहीं है। क्या बाबू? यह बहुपद नहीं है। कहीं आपको इस प्रकार दिख जाए 3x² + 4x के पावर -1 + 2, तो इस प्रकार आपको देखना है क्या इसमें, क्या x के घात माइनस में है क्या? x के घात माइनस में है क्या? तो बिल्कुल है, तो यह भी बहुपद आपका नहीं होगा। तीसरा नंबर जो कंडीशंस इसमें होंगे, वो समझिएगा। तीसरा नंबर कंडीशंस में क्या है बाबू? कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिख जाएं तो वह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका घात जो है ना बट्टा में आ गया है। क्या आ गया है बाबू? बट्टा में आ गया है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। और चौथा नंबर से जो रूल है वो आपको मान लेते हैं 3x² + 4x + 2 है। तो इस प्रकार के कोई भी संख्या आपको बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x जो है ना वह क्या है बाबू? तो x जो है ना वह रूट में है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा।
तो यह चार आपको कहीं भी दिख जाएंगे। किसी भी बहुपद में आपको यह चारों के चारों रूल्स में से किसी एक को भी फॉलो कर लेगा, कोई भी समीकरण अगर इसमें से किसी एक को फॉलो कर लेगा, वह बहुपद नहीं होगा तो नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है बाबू? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस कंसेप्ट को। क्लियर है? आप लोग कमेंट्स करेंगे बाबू सभी स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है दिलसाद जी, रंगीला और कौशल जी, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमें भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे अभी शून्य बहुपद। एक्चुअली शून्य बहुपद क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। शून्य बहुपद क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो शून्य बहुपद हम किसको कहेंगे? तो अचर संख्या। क्या बाबू? अचर संख्या। क्या बाबू? अचर संख्या को शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अचर संख्या को शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अचर संख्या को शून्य बहुपद कहते हैं। अचर जो संख्या होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? शून्य बहुपद। जैसे आप समझ सकते हैं कोई भी आपको संख्या दिख जाए, 2 हो गया, 4 हो गया, 18 हो गया, -12 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार के कोई भी संख्या आपको दिख जाए, तो वे सभी के सभी जो संख्या होंगे, वह बहुपद होंगे। और बहुपद में कौन बहुपद होंगे? तो शून्य बहुपद होंगे। कौन बहुपद होंगे? शून्य बहुपद। अब यह क्यों बहुपद है इसके बारे में भी समझ लीजिए। क्योंकि यह क्वेश्चन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। कहीं आपको देखने को मिला है, कि 1/x हो, कहीं आपको देखने को मिला है कि घात में इसमें x हो, कहीं आपको इसमें देखने को मिला है कि x का जो घात हो बट्टा में है, कहीं आपको देखने में मिला है कि x जो है रूट में है, x जो है ना वह रूट में है। कहीं आपको, एक बार सभी स्टूडेंट्स सबको कमेंट्स करेंगे, आप लोग कमेंट्स करेंगे, कहीं भी आपको 2, 4, 8, -12, 7 में आपको कहीं भी यह रूल दिखा है क्या? कहीं भी आपको 1/x, x के पावर -1, x के पावर में 2/4, एक रूट में x हो, इस प्रकार के कहीं आपको दिखा है क्या? तो सर नहीं दिखा है। तो इसीलिए वो बहुपद हो सकते हैं, और हो सकते ही नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यह बहुपद है। क्या बाबू? यह बहुपद है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए क्लियर है बाबू? आप सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए, तो कहीं भी आपको यह चारों नहीं दिखा, इसीलिए बहुपद है। अब हम लोग समझ लेंगे रैखिक बहुपद। क्या समझेंगे बाबू? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अब रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद हम लोग किसे कहते हैं बाबू? जिस बहुपद का, क्या कहते हैं बाबू? आरा से हूँ, बहुत बहुत स्वागत है बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि 4x + 2 हो गया, 9x - 4 हो गया, -10x + 4 हो गया, या कहीं आपको इस प्रकार के संख्या भी दिख जाए, वो सब के सब आपको बहुपद है। वो सब के सब जो है ना, ओके बाबू, बहुत बहुत स्वागत है, वह सब के सब जो है ना, वह रैखिक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इस सब का जो अधिकतम घात है वह 1 है। इस सब का जो अधिकतम घात आपको दिख रहा है वह 1 दिख रहा है, इसीलिए यह सब के सब जो है ना बहुपद है। और बहुपद है में रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है। क्यों बाबू? क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है ना वह 1 है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको समझ लीजिए, यह क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? तो ax + b होता है। क्या होता है बाबू?
एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है बाबू? एक्स प्लस बी होता है। जहां आप कह सकते हैं जहां ए के मान जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट इजकल टू जीरो होना चाहिए, जहां ए के मान नॉट इजकल टू में जीरो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, नोट्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 62 020 31 227 पर आप व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे, आपको नोट्स से रिलेटेड सभी प्रकार के आपको जानकारी दे दिए जाएंगे। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके बीच आ सकते हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो रैखिक बहुपद के रैखिक बहुपद के रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद कितने शून्यक होते हैं? एक, यानी अल्फा यानी माइनस बी बटा ए। अगर आप शून्यक निकालना चाहे इसका तो शून्यक बराबर क्या बाबू? शून्यक बराबर, शून्यक यानी एक्स या अल्फा भी आप कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, यह इसका फॉर्मूला होता है। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। कंसेप्ट क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। किसी भी तरह से कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सर आप बहुत अच्छे हैं, आप स्टूडेंट्स के भलाई चाहते हैं और आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग समझेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में समझेंगे बाबू? द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? तो द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बाबू? तो जिस बहुपद का, क्या बाबू? जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात जो होना 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं 2x² + 4 - 4x - 2, 6x² - 10x + 4, 8x² + 4। तो इस प्रकार के कोई भी संख्या, कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात जो आपको देखने को मिल रहा है वह 2 दिख रहा है, तो अधिकतम घात अगर 2 होगा तो वह द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का जितना घात होता है उस बहुपद में उतना ही क्या होते हैं बाबू? उतना ही आपका शून्यक भी होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबू। चलिए, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो यह होता है ax² + bx + c, जहां a का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां a के मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां a के मान आपको 0 नहीं होना चाहिए। अब आप समझिएगा, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं बाबू? 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2। तो पहला क्या होगा बाबू? इसका नाम है अल्फा। पहला जो होता है वह अल्फा होता है और दूसरा जो होता है वह बीटा होता है। क्या होता है बाबू? दूसरा जो होता है वह बीटा होता है। पहला अल्फा और दूसरा क्या होता है? तो बीटा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आपके बीच क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या योगफल। तो योगफल मतलब क्या हो जाएगा? तो अल्फा + बीटा,
बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए। योगफल कहे तब, योग कहे तब, या अल्फा प्लस बीटा कहे तब, सबका जो मतलब होगा वह सेम ही होगा, सबका जो मतलब होगा वह सेम ही होगा। अब उसके बाद पूछा जा सकता है शून्यकों का गुणनफल। क्या बाबू? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा वह सी बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी बटा ए हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। तो ए बहुपद के आपके बीच कुछ फॉर्मूले हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इसको क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लियर कर लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए अब इसके बाद जो होते हैं, कभी कभी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा भी दिए होते हैं, यानी आपको शून्य अल्फा प्लस बीटा भी दिया रहेगा और अल्फा गुने बीटा भी आपको दिया रहेगा, या कोई दो शून्यक भी आपको दिए रहेंगे, या आपको अल्फा दिए रहेंगे और बीटा भी आपको दिए रहेंगे। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए एक फार्मूला बना हुआ है, उसका उसका आपको क्या करना होगा, उसका एक फार्मूला है निकालने का द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यह हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद आपको निकालने का यह फॉर्मूला है। जब अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा गुने बीटा हो दिया हो, फिर भी इस पे आपको सॉल्व हो जाएगा, या सिर्फ कहीं कहीं आपको अल्फा भी दिया हो सकता है, कहीं कहीं आपको बीटा भी दिया हो सकता है। तो इस दोनों क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मूला पे बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आप इस फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बाबू? चलिए अब हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद। किसके बारे में समझेंगे बाबू? त्रिघात बहुपद के बारे में समझते हैं। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो त्रिघात बहुपद यानी क्या हो जाएगा? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात जो होगा, अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा ना, 3 होगा ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, आपके बीच में इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, 4x³ प्लस 4x² माइनस 10x प्लस 2। कहीं आपको 3 दिख जाना चाहिए, कहीं आपको 3 दिख जाना चाहिए। तो सभी के सभी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वह त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? तो त्रिघात बहुपद हो जाएंगे, क्योंकि इसका अधिकतम जो घात है, अधिकतम जो घात है वह 3 है। अधिकतम घात से मायने रखता है, कोई दूसरा घात से कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरा घात से कोई मतलब नहीं है। आपका संस्थान कहाँ पर है ना? बल्लुआ में है बाबू, बल्लुआ बल्लुआ। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बीच क्वेश्चंस आपके बीच पूछा जा सकता है, वह क्वेश्चंस है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां आपको a का जो मान है वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a का जो मान है वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। अब ध्यान दीजिएगा
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर याद कर जाएंगे। चलिए अब इसके बाद देखिएगा बाबू, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, 3 शून्यक होता है। पहला आपका अल्फा हो गया, क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा। दूसरा हो जाएगा बीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा गामा। क्या हो जाएगा बाबू, गामा। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा गामा। तीसरा क्या हो जाएगा, गामा। अब इसमें क्वेश्चन आपके बीच पूछा जा सकता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इसका मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बी बटा ए। अब इसमें आपको क्वेश्चन फॉर्मूला और बन सकते हैं, दो दो करके शून्यकों का योगफल। तो दो करके शून्यकों का योगफल मतलब क्या होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बटा ए हो जाएगा। बराबर सी बटा ए होता है। यह सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद हो जाएंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा बाबू, शून्यकों का गुणनफल, यानी इसको बोला जा सकता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यानी कि माइनस डी बटा ए होता है। अल्फा गुने बीटा गुने गामा जो होता है वह माइनस डी बटा ए होता है। जब यह तीनों दिया हो तब आपको त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मूला निकालने का होता है। त्रिघात बहुपद इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। यह फॉर्मूला होता है जब तीनों आपको दिया हो तब निकालने का यह फॉर्मूला होता है। अभी तक ऐप का निर्माण नहीं हुआ है बाबू, अभी ऐप का निर्माण नहीं होगा बिल्कुल। अभी YouTube पे फ्री है, अभी ऐप नहीं है। अभी ऐप लॉन्च नहीं किया गया है बाबू, अभी ऐप लॉन्च नहीं किया गया है, अभी बिल्कुल YouTube पे फ्री है, फ्री ऑफ सभी क्लासेज फ्री अभी चल रहे हैं, सभी जो क्लासेज है वह फ्री अभी चल रहे हैं। चलिए आप सभी स्टूडेंट्स इसको समझ लेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए आपको नोट्स चाहिए ना बाबू, तो नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर ले लीजिए बाबू 62 020 31 227। मेरा नंबर ले लीजिए, इस पे आप हाई लिख के SMS करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मेरा आप व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 62 020 31 227 और आप इस पे कनेक्ट कीजिएगा तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको नोट्स इसमें जो है ना वह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़े। अब आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करेंगे, हम लोग आगे बढ़े। एक बार सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ
और सभी के सभी स्टूडेंट्स नोट्स का टोटल फी आपको बता दिया जाएगा। क्लास बाई सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 99 रुपीज है। एक सब्जेक्ट का 99 रुपीज पड़ेगा, एक सब्जेक्ट का आपको 99 रुपीज पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए आप मेरा सबसे पहले व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, उसके बाद एक सब्जेक्ट का आपको 99 रुपीज पड़ेगा फी। ठीक है बाबू, क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का, डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण या चैप्टर नंबर, अभी सॉरी एक चीज और समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए द्विघात समीकरण को हम इसी में भी ले लेते हैं। द्विघात समीकरण को हम इसी में ले लेते हैं। द्विघात समीकरण, क्या बाबू? द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपको कुछ फॉर्मूले हैं, इसको हम इसी में ले लेते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो सबसे पहले आपको समझना है डी के मान जब होगा 0 से बड़ा हो जाएगा, डी के मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा? तो मूल वास्तविक और और मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या हो जाएगा बाबू? मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर मूल जो डी होगा 0 से बड़ा हो जाएगा। डी 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको अंक में आ जाएगा 0 से बड़ा क्या हुआ? 12 13 कोई भी संख्या होगा वह 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा जब होगा तो मूल उसका वास्तविक और असमान होगा। जब डी के मान 0 हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा? तो मूल आपका जो हो जाएगा मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा बाबू? मूल वास्तविक और समान होगा जब डी के मान 0 आ जाएगा तब। अब उसके बाद जो तीसरा नंबर है, डी के मान जब 0 से छोटा हो जाए यानी कि -4 इस प्रकार हो जाए, माइनस के रूप में हो जाए, इस प्रकार हो जाएंगे तो उस प्रकार जो होंगे तो उसका तो हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान। लेकिन जब इस प्रकार के हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, -4 से सॉरी 0 से जब छोटा होगा डी तब क्या हो जाएगा? तब आपका जो हो जाएगा मूल जो हो जाएगा असमान हो जाए, सॉरी अस्तित्व नहीं होगा। मूल जो होगा ना अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा? अस्तित्व नहीं होगा। तो यह कंडीशंस था आपका 4 चैप्टर्स में। द्विघात समीकरण में सिर्फ इतने चीजों को आपको समझना है, सिर्फ इतने चीजों को समझना है। आप सभी स्टूडेंट्स को अगर आप सभी स्टूडेंट्स का अगर सपोर्ट रहा अच्छा से तो 5 के बड़ी बात नहीं है बाबू। क्या बाबू? 5 के बड़ी बात नहीं है। आप लोग जहां तक हो सके जितना भी स्टूडेंट्स को हो सके आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए और ज्वाइन करवाइए। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। अब हम लोग समझेंगे इन सभी जितना चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं सभी चीजों को आपको जो है ना सभी चीजों को आपको पीडीएफ लेना है। जितना चीज आज हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहेंगे तो 62 020 31 227 पे आप एसएमएस करेंगे, आपको फ्री में यह पीडीएफ मिलेगा। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं यह पैनल पीडीएफ होगा। जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो अभी हम आपको लिख रहे हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है बाबू, चलिए अब आपके बीच हम दो चर वाले रैखिक समीकरण या चैप्टर नंबर 3 है। तो क्या है बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम क्वेश्चन सब लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो हो जाएंगे वह a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2।
उसके बाद दूसरा नंबर जो हो जाएगा A1/A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। और तीसरा नंबर जो हो जाएगा A1/A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इजकल टू C1 बट्टा C2। जब आपको कहीं ऐसा दिख जाए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होगा तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्राफ का निर्माण होगा वह आपका प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वह आपका समपाती बनेगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वह आपका समांतर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी मतलब हुआ एक दूसरे को कटेगा, समांतर मतलब, संपाती मतलब हुआ, संपाती मतलब हुआ वह आपको ऐसे जाएगा। क्या जाएगा बाबू? एक के गो उसमें जाएगा, एक के गो रेखा जाएगा। और समांतर का मतलब होगा दो गो रेखा इस प्रकार जाएगा। दो गो रेखा जो है ना वो आपको इस प्रकार जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है इस प्रकार का बनेगा, इसका जो ग्राफ है ना वह इस प्रकार का बनेगा। अब बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा? अब आपका बीजगणितीय निरूपण समझना है। तो बीजगणितीय निरूपण में होगा केवल इसका एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और इसका हल होगा अनेक हल होगा, इसका जो होगा अनेक हल होगा। और इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसमें जो होंगे आपको कोई हल नहीं होगा, और इसमें होगा अनेक हल, और इसमें केवल एक हल, क्योंकि इसमें आपको दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वह गलत होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वह गलत होते हैं। इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अनेक हल होगा, और इसका केवल एक हल होगा। ठीक है बाबू, कंसेप्ट क्लियर है। अब इसमें आपको एक चीज और समझना है, यह आपका संगत होता है, यह भी आपका संगत होता है, और यह भी आप क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है? यह असंगत होता है। सबसे पहले इसको बता दो तो ये विरोधी भी होता है, यह विरोधी होता है। सॉरी सॉरी, विरोधी कह रहे हैं, यह विरोधी नहीं होता। एक मिनट, और यह आपका हो जाएगा आश्रित हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आश्रित होगा, आश्रित। यह क्या होगा बाबू? आश्रित होगा। यह होगा अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। और यह होगा विरोधी। क्या हो जाएगा बाबू? यह आपका विरोधी हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो कंसेप्ट क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स का? एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, क्लियर है आप लोग? सचिन यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 में क्या हल होंगे? तो केवल एक हल होंगे। इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या है बाबू? इसको याद करना आपको बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है। ठीक है बाबू, चलिए, कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको अब इसमें आपको समझना होगा वज्र गुणन का एक फॉर्मूला होता है, वज्र गुणन का एक फॉर्मूला होता है, वज्र गुणन का एक फॉर्मूला होता है x बराबर। तो x बराबर क्या होता है बाबू इसमें? तो x बराबर होता है B1C2 माइनस B2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1। यह क्या होता है बाबू? तो यह आपका ब्रज गुणन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बाबू? ब्रज गुणन का फॉर्मूला होता है। अब y बराबर क्या होता है? तो y बराबर जो होता है वज्र गुणन का फॉर्मूला वो होता है C1B2 माइनस C2B1 बटा A1B2 माइनस A2B1। यह होता है आपका C बराबर। क्या होता है बाबू? यह आपका होता है C बराबर, सॉरी C का जो होता है, सॉरी y बराबर, y बराबर होता है, y बराबर जो होगा, y का जो मान होगा वह हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। देखिए ध्यान से, नीचे जो होते हैं, नीचे दोनों एक ही होते हैं, नीचे जो होते हैं वह दोनों के दोनों एक ही होते हैं।
बिल्कुल श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं पूरे क्लास को आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास आपको है सीधे 20 से 25 मार्क्स आपको फार्मूला में दे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव से आपको 20 से 25 मार्क्स आपको दे जाएंगे और फार्मूला आपको याद हो गया तो बाकी बात क्या है, क्वेश्चंस बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होंगे। तो यह आपका एक्स का फार्मूला हो गया और यह आपके बीच वाई का फार्मूला हो गया। यह आपके बीच एक्स का फार्मूला हो गया और यह आपके बीच y का फार्मूला हो गया। किसका हो गया? तो y का फार्मूला हो गया। आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग समांतर श्रेणी का फार्मूला को समझेंगे। समांतर श्रेणी का फार्मूला को समझेंगे तो समांतर श्रेणी का क्या फार्मूले होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको ज्यादा फार्मूला नहीं होते, आपको an होता है। तो an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद होता है एस एन होता है। तो एस एन में आपको कई चीज होते हैं जो कि होते हैं एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह हो गया। उसके बाद एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। क्या होता है बाबू? ए प्लस ए एन। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीज सेम होते हैं। जैसे इसमें होते हैं, आपको समझिएगा, आपको ए एन, कहीं आपको एल दिख जाए, कहीं आपको टी एन दिख जाए, वो सभी जो होते हैं ना अंतिम पद होते हैं। वह सभी जो होते हैं वो अंतिम पद होते हैं। और उसके बाद ए को बोला जाता है प्रथम पद, ए को बोला जाता है प्रथम पद, डी को बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोला जाता है बाबू? सार्व अंतर या पदांतर, या पदांतर भी इससे बोला जाता है। उसके बाद एन को बोला जाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या एन को बोला जाता है। और एस एन को बोला जाता है, एस एन को बोला जाता है अंतिम पदों का योग, अंतिम पदों का योग। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बीच पूछे जाते हैं। तो हो गया अंतिम पदों का योग। तो एक क्लियर हो गया, आप सभी स्टूडेंट समझ लेंगे। समांतर श्रेणी में ज्यादातर इतना ही फार्मूला है, इतना ही फार्मूला आपको बेसिक है, इतना ही फार्मूला आपको समांतर श्रेणी में पढ़ने हैं और अच्छे नंबर आपको ले आने हैं। तो जितना भी आज हम क्लियर आप सभी को कराए हैं उन सभी को अगर आप अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपका जो हो जाएगा ना क्लास, वो गर्दा हो जाएगा। क्लास जो हो जाएगा वो आप गर्दा उड़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो सेशन आपके बीच चल रहा है उसको आप गर्दा उड़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 मार्क्स आपको लाना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप आज का क्लास शुरू से अंत तक देख लेते हो तो, शुरू से अंत तक देख लेते हो तो। ऐसे हम एक बार फिर से पुनः शुरू से लेके अंत तक के सभी फार्मूला, इंपोर्टेंट फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे, सभी इंपोर्टेंट फार्मूला को डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग समझ लेंगे थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसका बाबू? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से हम कुछ फार्मूला को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें मूल बिंदु से आपको दूरी सूत्र आपको निकालना होगा। मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर। चलिए पहले, उससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले जो निर्देशांक ज्यामिति होते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। तो इसका नाम, पूरा प्रॉपर नाम क्या है बाबू? थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इसका पूरा जो नाम है वो है कार्तीय तल। क्या नाम है बाबू? तो कार्तीय तल। इस ग्राफ को जो हम लोग कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को जो हम लोग कहते हैं, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं बाबू? तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। यहाँ जो होते हैं वो प्लस एक्स होते हैं, यहाँ जो होते हैं वो प्लस वाई होते हैं, यहाँ जो होते हैं वो माइनस वाई होते हैं, और यहाँ, सॉरी माइनस वाई कह रहे हैं, माइनस एक्स होते हैं, और यहाँ जो होते हैं वो माइनस वाई होते हैं। ठीक है बाबू। अब जो यहाँ होता है ना, इसको बोला जाता है प्लस प्लस। क्या बोला जाता है? प्लस प्लस। इसको बोला जाता है माइनस और प्लस, इसको बोला जाता है माइनस माइनस, और इसको बुलाया जाता है प्लस माइनस। यह आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया, यह द्वितीय चतुर्थांश हो गया, यह आपको तृतीय चतुर्थांश हो गया, और यह चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। आपको चतुर्थ चतुर्थांश क्लियर हो गया। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं -4 और 8 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है? माइनस प्लस। तो देखिए माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है? तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या बाबू? द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। क्या बाबू? पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है?
मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0,0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष को क्या बोला जाता है? तो वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। और एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है? तो एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? भुज बोला जाता है। और एक चीज और है इसमें, उसको समझना जरूरी है। एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहेंगे? वाई कहेंगे। तो वाई का नाम क्या है? तो वाई का नाम कोटि है। तो एक्स अक्ष से दूर बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कोटि कहेंगे। और वही बात किया जाए, वाई अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहेंगे? तो वाई अक्ष से दूर कौन है? तो एक्स है, इसको हम लोग भुज कहेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहेंगे बाबू? एक्स अक्ष वाई अक्ष के दूर बिंदु को क्या कहेंगे? एक बार फिर से हम पुनः अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष से दूर बिंदु को कोटि कह सकते हैं, कोटि कह सकते हैं। वाई निर्देशांक कह सकते हैं, वाई निर्देशांक कह सकते हैं। और वाई अक्ष भी बोला जा सकता है। क्या? वाई अक्ष भी बोला जा सकता है। उसके बाद हम बात करें वाई अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहेंगे? दूर बिंदु को क्या कहेंगे बाबू? तो भुज कहेंगे, या एक्स निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स निर्देशांक, या एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। तो यह कहा जा सकता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दूरी बराबर, जब दो बिंदु आपको दिए होंगे तब दूरी बराबर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह आपको फॉर्मूला हो जाएंगे। उसके बाद आपको विभाजन सूत्र क्या होते हैं? विभाजन सूत्र, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र में क्या होते हैं? x बराबर, तो x हो जाएगा m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 बटा m1 प्लस m2 बराबर बटा m1 प्लस m2। यह विभाजन सूत्र का x हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा? तो m1 गुने y2 प्लस m2 गुने y1 बटा m1 प्लस m2। यह हो गया आपका विभाजन सूत्र का x और y। विभाजन सूत्र का यह हो गया आपका विभाजन सूत्र का x और y। क्या हो गया बाबू? x और y। और कभी कभी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको बताना पड़ सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 23, 31, 12। क्या होता है बाबू? 23, 31, 12, यानी 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यह हो जाएगा आपका त्रिभुज का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बाबू? यह आपका त्रिभुज का फॉर्मूला होगा। तो त्रिभुज के केंद्रक का भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के एक केंद्रक का ही फॉर्मूला होता है जो कि बीच में होता है। केंद्रक यहाँ होता है, इसको बुलाया जाता है केंद्रक। तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? तो केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है, केंद्रक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो यह हो जाते हैं आपके केंद्रक का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो जाते हैं बाबू? तो यह आपके बीच केंद्रक का फॉर्मूला हो जाते हैं। तो आज आपके बीच चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7 इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम आपको करा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है सबसे पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लेंगे 6202031227 और इससे आप हाई लिख के SMS करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। और आज का जितना भी क्लास हुआ है इन सभी क्लास का आपको PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। जो भी स्टूडेंट्स को क्लास 10वीं के कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पर सब्जेक्ट आपको 99 रुपीज है नोट्स का प्राइस। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर।